आज हम लोग सोशल साइंस में ज्योग्राफी यानी भूगोल के तीसरे नंबर चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है निर्माण एवं विनिर्माण, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से संबंधित प्रत्येक वर्ष ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी स्टूडेंट के लिए यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जब चैप्टर महत्वपूर्ण है तो आपको इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, पूरे वीडियो को कंसंट्रेट होकर के देखना पड़ेगा, ताकि अगर इस चैप्टर से संबंधित आपके परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, चाहे वह ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो, तो वह क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि आखिर विनिर्माण कहते किसको हैं, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है निर्माण एवं विनिर्माण। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विनिर्माण क्या है। निर्माण कहने का मतलब तो आप लोग जानते होंगे कि किसी चीज को बनाना, यानी कि किसी चीज का निर्माण करना, उसको निर्माण कहते हैं। लेकिन विनिर्माण क्या है, इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। आप लोग कच्चा माल के बारे में जरूर सुने होंगे और पक्का माल के बारे में भी जरूर सुने होंगे। जैसे कच्चा माल में होता है जो खेत से उपजा हुआ सामान होता है। जैसे मान लिया जाए कि किसी भी उद्योग को चलाने के लिए, किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए कच्चा माल जरूरत होता है कि नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए कि एक चीनी मिल का उदाहरण हम लेते हैं, तो चीनी मिल को चलाने के लिए गन्ना का जरूरत है, यानी कि गन्ना हमारा क्या हो गया, कच्चा माल हो गया। उसी तरह से अगर एल्युमिनियम का निर्माण करना है तो हमें कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का जरूरत है। अगर सीमेंट का निर्माण करना है तो कच्चे माल के रूप में हमको चूना पत्थर चाहिए, क्योंकि चूना पत्थर से ही सीमेंट का निर्माण होता है। लेकिन सबसे सिंपल उदाहरण आप लोग गन्ना और चीनी का ले सकते हैं, क्योंकि गन्ना से ही चीनी का उत्पादन होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विनिर्माण कहते किसको हैं। तो विनिर्माण का परिभाषा क्या होगा, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो कह रहा है कि कच्चे माल से पक्का माल तैयार करना ही विनिर्माण कहलाता है। कच्चा माल से पक्का माल तैयार करना ही विनिर्माण कहलाता है। इसे वस्तु निर्माण भी कहा जाता है, जो किसी भी उद्योग के आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब तक कच्चा माल नहीं रहेगा तब तक पक्का माल तैयार नहीं होगा, और जब कच्चा माल नहीं है तो पक्का माल तैयार नहीं होगा। इसका मतलब कि कच्चा माल को आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु कहा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि विनिर्माण कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। और अभी एग्जाम्पल देकर के हम आपको बताए कि जिस प्रकार से गन्ना से चीनी बनता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है, चूना पत्थर से सीमेंट बनता है, कपास से कपड़ा बनता है। यानी कि यहाँ पर जो गन्ना हो गया, बॉक्साइट हो गया, चूना पत्थर हो गया, कपास हो गया, यह सब के सब क्या है, कच्चा माल है। लेकिन चीनी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सीमेंट हो गया, कपड़ा हो गया, यह सब पक्का माल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि कच्चा माल से पक्का माल तैयार करना ही क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। आगे हम आपको और भी ज्यादा विस्तार से पढ़ाएंगे, लेकिन शुरुआत है तो शुरुआत में आपको इतना समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब चलिए, यदि आप लोग विनिर्माण के बारे में समझ गए हैं तो उद्योग के बारे में भी समझ गए होंगे कि किसी भी उद्योग को चलाने के लिए कच्चा माल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब हम आपको बताते हैं कि उद्योग के 3 स्थानीयकरण कारक कौन कौन से होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लगभग यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ऐसे जितने सारे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, लेकिन यह वाला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसके बाद जितने सारे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे हम आपको बताते चलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, तो उद्योगों के 3 स्थानीयकरण कारक। देखिए, स्थानीयकरण कारक कहने का मतलब होता है कि किसी भी उद्योग को चलाने के लिए हमारे पास क्या क्या साधन होना चाहिए। अगर क्या क्या हमारे पास रहेगा तो हम उद्योग को चला सकते हैं। तो सबसे पहला, अगर किसी भी उद्योग को हम चला रहे हैं तो हमें सबसे पहले कच्चा माल चाहिए, क्योंकि जब तक कच्चा माल नहीं रहेगा हम लोग पक्का माल तैयार नहीं कर सकते हैं। अब चीनी का फैक्ट्री खोल दिए और हमारे पास गन्ना ही नहीं है तो कैसे चीनी का उत्पादन होगा। यानी कि पहले जरूरी है कि कच्चा माल उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद अगर कच्चा माल आपके पास उपलब्ध नहीं है तो फिर पूंजी होना चाहिए, क्योंकि जब पूंजी है तो कच्चा माल आ जाएगा। यानी कि कच्चा माल तो जरूरत है ही, उसके साथ साथ हमें पूंजी की भी आवश्यकता है, क्योंकि कच्चा माल अगर
बाजार में या फिर खेत में किसानों के पास कहीं पे मिल रहा है और अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो आप उसे कैसे खरीद सकते हैं। यानी कि कच्चा माल के साथ साथ पूंजी की भी आवश्यकता है, और अगर पूंजी भी है, कच्चा माल भी है, तो उसके साथ साथ शक्ति का साधन भी होना चाहिए, क्योंकि उद्योग तो ऐसे चलेगा नहीं। उद्योग में बड़े बड़े मशीन लगे होते हैं और मशीन को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, किरोसिन तेल चाहिए, कोयला चाहिए, विद्युत चाहिए, और इन्हीं सभी चीजों को शक्ति का साधन बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि उद्योग के 3 स्थानीयकरण कारक आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग लिखेंगे किस तरह से, इसे आप लोग समझ लीजिए। तो अगर आपके परीक्षा में पूछ दिया जाए कि उद्योगों के 3 स्थानीयकरण कारक कौन कौन से हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि उद्योगों के 3 स्थानीयकरण कारक निम्नलिखित हैं, जिसमें सबसे पहला है कच्चा माल। और हम आपको अभी बताए कि किसी भी उद्योगों के आर्थिक विकास के लिए कच्चा माल का होना अति आवश्यक है। चाहे किसी प्रकार का कोई भी उद्योग हो, यदि उस उद्योग का आर्थिक विकास चाहिए तो उसके लिए कच्चा माल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद दूसरा पूंजी है, ध्यान रखिएगा, दूसरा क्या है, पूंजी। किसी भी उद्योग को चलाने के लिए या फिर मशीन खरीदने के लिए पूंजी का जरूरत होती है। यानी कि जब तक मशीन नहीं रहेगा तब तक उद्योग नहीं चलेगा। अगर हम गन्ना उद्योग में पहुंचा दिए और उद्योग में किसी प्रकार का कोई मशीन ही नहीं है तो गन्ना से चीनी कैसे बनेगा। तो कहने का मतलब कि चीनी बनाने के लिए मशीन चाहिए, और मशीन कहां से आएगा भाई, मशीन खरीदना पड़ेगा, और खरीदने के लिए हमारे पास पूंजी होना चाहिए। यानी कि सबसे पहला जरूरी है कच्चा माल, दूसरा जरूरी है पूंजी। अब उसके बाद तीसरा जो स्थानीयकरण कारक है वह है शक्ति के साधन। ध्यान रखिएगा, मशीनों को चलाने के लिए शक्ति के साधन होना अति आवश्यक है। शक्ति के साधन में क्या क्या चीज आता है, तो पेट्रोल आता है, डीजल आता है, किरोसिन आता है, कोयला आता है, विद्युत आता है, सौर ऊर्जा भी हम लोग कह सकते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे शक्ति के साधन हैं जिसके माध्यम से किसी भी उद्योग को चलाया जा सकता है। तो अगर अब आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि उद्योगों के 3 स्थानीयकरण कारक कौन कौन से हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा और तुरंत जवाब बताइएगा। सबसे पहला कच्चा माल, दूसरा पूंजी और तीसरा शक्ति के साधन। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। स्वामित्व कहने का मतलब होता है कि मालिक के आधार पर, यानी कि कौन सा उद्योग है, उसका मालिक कौन है, इस तरह से उद्योगों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने तरह के होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन से 3 प्रकार हैं इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। तो सबसे पहला प्रकार है सार्वजनिक उद्योग, दूसरा प्रकार है निजी उद्योग और तीसरा है सहकारी उद्योग। तो यही 3 प्रकार होते हैं उद्योग के। अब चलिए तीनों के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो सबसे पहला है सार्वजनिक उद्योग। तो सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं, तो इसके बारे में पहले आप लोग समझ लीजिए। कह रहा है कि वैसा उद्योग जिसका स्वामित्व केंद्र और राज्य सरकार के हाथ में होती है जिसे सार्वजनिक उद्योग कहा जाता है। यानी कि कोई भी ऐसा उद्योग जिसका मालिक कौन है, चाहे तो केंद्र सरकार है या तो राज्य सरकार है। यानी कि कोई भी उद्योग अगर सरकारी है तो उसे हम लोग सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। अब सार्वजनिक उद्योग का उदाहरण क्या क्या होगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय रेल हो जाएगा, लौह इस्पात हो जाएगा, जहाज निर्माण हो जाएगा, भिलाई इस्पात हो जाएगा और राउरकेला इस्पात हो जाएगा। यानी कि जितने सारे भी उद्योग हैं यह सब के सब सार्वजनिक उद्योग हैं। यानी कि इन सब पर किनका अधिकार है, तो चाहे तो केंद्र सरकार का अधिकार है या तो राज्य सरकार का अधिकार है। अब भारतीय रेल का ही बात कर लें, रेल किसी का प्राइवेट तो होता नहीं है, वह तो केंद्र सरकार का होता है। लौह इस्पात की बात कर लें, वह भी सरकारी होता है। जहाज निर्माण की बात कर लें, वह भी सरकारी होता है। यानी कि जितने सारे भी सरकारी चीज हैं वह सब के सब सार्वजनिक उद्योग के अंतर्गत आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सार्वजनिक उद्योग कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं निजी उद्योग के बारे में। तो निजी नाम से ही आपको लग रहा है कि प्राइवेट, ठीक है, निजी उद्योग यानी कि प्राइवेट उद्योग। तो चलिए निजी उद्योग क्या होता है इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। तो निजी उद्योग में हम लोग लिखेंगे कि वे उद्योग जिनका स्वामित्व यानी कि जिनका मालिक किसी खास व्यक्ति या कंपनी के द्वारा किया जाता है। यानी कि वैसा उद्योग जिसका मालिक या तो कोई एक व्यक्ति
व्यक्ति है या फिर कोई एक कंपनी है, उसे ही हम लोग निजी उद्योग कहते हैं। जैसे साइकिल कंपनी हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया, औषधि हो गया, बिस्किट हो गया इत्यादि। यानी कि बहुत सारे ऐसे भी उद्योग होते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जिसका मालिक कौन है, या तो एक व्यक्ति है या तो एक कंपनी है। अब अगर आप लोग जियो की बात करते हैं तो जियो का मालिक कौन है, मुकेश अंबानी है, जो आमतौर पर सभी लोग यूज करते हैं। अगर साइकिल की बात कर लें, दवाई की बात कर लें, तो सब के सब का मालिक कौन होता है, कोई एक व्यक्ति होता है या फिर कोई एक कंपनी होता है। यानी कि अगर किसी उद्योग का मालिक कोई एक व्यक्ति है या फिर अगर कोई एक कंपनी है तो वह उद्योग निजी उद्योग कहलाएगा, यानी कि प्राइवेट उद्योग कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि निजी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग, यह दोनों उद्योग के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद यदि हम लोग आगे बढ़ें और आपको तीसरा नंबर बताएं कि तीसरा नंबर उद्योग है सहकारी उद्योग। अब चलिए सहकारी उद्योग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या सहकारी समिति के द्वारा जो उद्योग स्थापित किया जाता है उसे ही हम लोग सहकारी उद्योग कहते हैं, जिसे आप लोग बोलचाल की भाषा में पार्टनरशिप कहते हैं। अगर आपसे अकेले उद्योग नहीं खुल रहा है तो आप लोग पार्टनर खोज लेते हैं, यानी कि कोई एक ऐसा दूसरा साथी खोज लेते हैं जो भी अपना पूंजी लगाता है, यानी कि दो आदमी मिल करके कोई उद्योग चलाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ईंट भट्ठा की बात कर लें तो ईंट भट्ठा में अक्सर देखा जाता है कि पार्टनर रहते हैं, यानी कि एक आदमी से अगर उतना पूंजी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो दो आदमी मिल करके ईंट भट्ठा खोल देते हैं। यानी कि अगर दो व्यक्ति मिल करके या फिर अगर कोई सहकारी समिति के द्वारा जो उद्योग चलाया जा रहा है तो उसे ही हम लोग सहकारी उद्योग कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग और सहकारी उद्योग, यह उद्योग के तीनों प्रकार के बारे में आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। बहुत ही बारीकी से हम आपको समझा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ भी रहे होंगे। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यदि आप लोग अभी तक बोर्ड मंत्रा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर में जाकर के आप लोग बोर्ड मंत्रा एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर टेस्ट सीरीज की सुविधा उपलब्ध है, स्टडी मटेरियल है। इस प्रकार से 10th के तैयारी के लिए जो भी कुछ आपको चाहिए आपको बोर्ड मंत्रा एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि प्रदूषण क्या है और यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। प्रदूषण के बारे में आमतौर पर आप लोग बहुत बार सुने होंगे और इसके कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में भी आप लोग सुने होंगे। तो चलिए एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि प्रदूषण क्या है या प्रदूषण कितने तरह के होते हैं, यानी कि प्रदूषण के मुख्यतः कितने प्रकार हैं। तो इसका जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण में होने वाले वैसे परिवर्तन जो समस्त जीवधारियों एवं प्राकृतिक संपदा को हानि पहुंचाता है उसे ही हम लोग प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण में होने वाले वैसे परिवर्तन जो समस्त जीवधारियों एवं प्राकृतिक संपदा को हानि पहुंचाता है उसे ही हम लोग प्रदूषण कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में पॉल्यूशन भी बोलते हैं। या फिर इसका दूसरा परिभाषा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका दूसरा परिभाषा लिखेंगे कि जल, वायु तथा मिट्टी में अवांछनीय पदार्थों के मिल जाने से उसके उपयोगिता में, ध्यान रखिएगा, अगर जल में, वायु में और मिट्टी में अगर अवांछनीय पदार्थ मिल जाता है तो उसके उपयोगिता में ह्रास आ जाती है, यानी कि उसके उपयोगिता में कमी आ जाती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदूषण बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर जल, वायु और मिट्टी में उसकी उपयोगिता के अनुरूप उसमें कमी आ जाती है तो उसे ही हम लोग प्रदूषण बोलते हैं। और प्रदूषण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रदूषण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है मृदा प्रदूषण जिसको मिट्टी प्रदूषण भी बोलते हैं, चौथा है ध्वनि प्रदूषण और पांचवा यहां पर हम खाली छोड़ दिए हैं। पांचवा प्रदूषण कौन सा है इसका जवाब आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो चलिए जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि पांचवा प्रदूषण कौन सा है, नहीं तो फिर इसका जवाब हम तो बताएंगे ही, लेकिन देखते हैं कितने लोग 5वें नंबर प्रदूषण का नाम जानते हैं। पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा मिट्टी प्रदूषण जिसको मृदा प्रदूषण भी बोलते हैं, चौथा ध्वनि प्रदूषण और पांचवा होता है रेडियो धर्मी प्रदूषण। ध्यान रखिएगा, जो भी स्टूडेंट नहीं जानते हैं या फिर जो कमेंट नहीं किए वो बात ध्यान रखिएगा कि पांचवा प्रदूषण है रेडियो धर्मी प्रदूषण। तो यही 5 प्रकार के प्रदूषण होते हैं जिसके बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा।
अब चलिए हम आपको बताते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन करें। सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन लगभग हर एक वर्ष परीक्षा में पूछा ही जाता है, लेकिन चलिए पहले सूती वस्त्र के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग ही है। अगर आपसे परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा उद्योग है, तो इसका जवाब होगा सूती वस्त्र उद्योग, यानी कि सबसे पहला उद्योग सूती वस्त्र का ही लगाया गया था। और भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 ईस्वी में लगाया गया था, जो असफल रहा, यानी कि वह ज्यादा दिन तक नहीं चला। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहला सूती कारखाना कब स्थापित किया गया, तो इसका जवाब होगा 1818 ईस्वी, जो कि असफल रहा। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत में सूती वस्त्र का पहला सफल कारखाना कब स्थापित किया गया, तो इसका जवाब होगा 1854 ईस्वी। ध्यान रखिएगा, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला सफल कारखाना 1854 ईस्वी में स्थापित किया गया। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत में सूती मिल की संख्या कितनी है, तो 100 है। और सबसे ज्यादा सूती मिल कहां है, तो महाराष्ट्र में है। इतना आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब चलिए सूती वस्त्र उद्योग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम आपको बता दिए। अब चलिए हम आपको मुख्य रूप से यह वाला प्रश्न बताते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन करें, जो कि अक्सर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है, यानी कि 5 नंबर वाले प्रश्न में पूछा जाता है। तो अगर 5 नंबर का प्रश्न है तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि 5 नंबर अपने आप में मायने रखता है। 5 नंबर आपको बहुत ज्यादा परसेंट बढ़ा सकता है, यानी कि 1%। अगर 5 नंबर बढ़ाते हैं तो 1%। जैसे मान लिया जाए कि आपको अगर 89% आ गया, ठीक है, या फिर 79 आ गया, तो अपने आप में आपको लगेगा कि 5 नंबर और आ जाता तो हमारा 80% पूरा हो जाता, 90% पूरा हो जाता। अगर मान लिया जाए कि आपका 295 नंबर आ गया, तो आपको लगेगा कि अगर 5 नंबर और आ जाता तो हमारा फर्स्ट डिवीजन हो जाता। इसलिए 5 नंबर का बहुत ज्यादा वैल्यू है। यहां तक कि 1 नंबर का भी वैल्यू है। अगर आपका 299 नंबर आ जाए, अगर 1 नंबर से फर्स्ट डिवीजन छूट रहा है, तो उस समय आपको पता चलेगा कि 1 नंबर का क्या वैल्यू होता है। उस समय आपको लगेगा कि अगर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सही कर देते तो हमारा फर्स्ट डिवीजन आ जाता। तो यानी कि कहने का मतलब कि एक एक नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। समय के अनुसार सबका वैल्यू बढ़ते रहता है, चाहे आदमी हो, इंसान हो, जानवर हो, या फिर परीक्षा में किसी भी चीज का कोई प्रश्न उत्तर हो या फिर अंक हो। समय के अनुसार सबका वैल्यू बदलता है। एक दिन आपका भी वैल्यू समय के अनुसार बदल जाएगा। इस वजह से एक एक नंबर को हल्के में आप लोग मत आंकिए। एक एक नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आपको 5 नंबर वाले प्रश्न बताते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन करें। तो ध्यान रखिएगा कि इसे भारत का सबसे प्राचीन उद्योग माना जाता है, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग को भारत का सबसे प्राचीन उद्योग माना जाता है, जिसका सबसे पहला परमाणु सिंधु घाटी की सभ्यता से मिला था। सूती वस्त्र बनाने में भारत का प्राचीन काल से एकाधिकार रहा है, और भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर स्थान पर स्थापित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कि सबसे पहला कारखाना कब स्थापित किया गया, तो 1818 ईस्वी में। कहां पर स्थापित किया गया, तो कलकत्ता में। और कलकत्ता के किस स्थान पर, तो फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। तो एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि सबसे पहले सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर स्थान पर स्थापित किया गया था, लेकिन यह कारखाना असफल रहा, यानी कि ज्यादा दिन तक नहीं चला। जबकि उसके बाद 1854 ईस्वी में भारतीय पूंजी से प्रथम सफल कारखाना कावस जी डाबर के द्वारा स्थापित किया गया। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत में सूती वस्त्र का पहला सफल कारखाना किनके द्वारा स्थापित किया गया, तो आपका सही जवाब होगा कवास जी डाबर। ध्यान रखिएगा, कवास जी डाबर के द्वारा स्थापित किया गया था 1854 ईस्वी में। और कृषि के बाद दूसरा बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग को ही माना जाता है, यानी कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर कृषि कार्य होता है। लेकिन कृषि कार्य के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा
उद्योग है वो वह सूती वस्त्र उद्योग है। अब कृषि उद्योग बहुत सारे हैं, जैसे चीनी मिल हो गया तो यह भी एक कृषि उद्योग है। उसी तरह से जो सूती उद्योग है यह भी एक कृषि का ही उद्योग है, क्योंकि कपास से सूती बनता है ना, तो कपास कहाँ होता है? खेत में होता है, यानी कि यह भी एक कृषि उद्योग है। तो कह रहा है कि कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग को माना जाता है। और भारत में अभी सूती मिल की संख्या 100 है, जिसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि भारत में सूती मिलों की संख्या कितनी है, तो इसका जवाब होगा 100। और पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सूती मिल किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। इतना आपको जरूर ध्यान रखना है, यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अब चलिए हम आपको भौगोलिक दशा के बारे में बताते हैं। सूती वस्त्र उद्योग की भौगोलिक दशा कौन कौन सी है, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग को चलाने के लिए हमें सबसे प्रथम यानी कि सर्वप्रमुख किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहला जो कि सभी उद्योग में होता है, कच्चा माल। ध्यान रखिएगा, किसी भी उद्योग के लिए सबसे पहला भौगोलिक दशा कच्चा माल ही होता है, क्योंकि किसी भी उद्योग को चलाने के लिए कच्चा माल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना कच्चा माल के आपका उद्योग नहीं चल सकता है, बिना पूंजी के आपका उद्योग नहीं चल सकता है, बिना शक्ति के साधन के आपका उद्योग नहीं चल सकता है। यानी कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? कच्चा माल है। तो ध्यान रखिएगा कि कपास को इस उद्योग का कच्चा माल माना जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि सूती वस्त्र यानी कि जो सूती कपड़ा होता है वह किस चीज से बनता है? कपास से बनता है। यानी कि कपास को सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल माना जाता है। और सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र महाराष्ट्र और गुजरात है। यानी कि सूती वस्त्र उद्योग का सर्वप्रमुख कारखाना यानी कि सबसे ज्यादा कारखाना कहां पर है? तो एक तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है और दूसरा गुजरात में है। तो सबसे पहला जो भौगोलिक दशा है यानी कि सूती वस्त्र चलाने के लिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता होगी उसमें सबसे पहला है कच्चा माल। दूसरा बंदरगाह। बंदरगाह इसलिए क्योंकि आयात निर्यात का साधन आसानी पूर्वक हमको उपलब्ध हो जाए, यानी कि बंदरगाह की आवश्यकता है। इसके माध्यम से कच्चे माल का आयात निर्यात आसानी पूर्वक होता था। ध्यान रखिएगा, सूती वस्त्र उद्योग चलाने के लिए आपको बंदरगाह के आसपास में ही उद्योग स्थापित करना पड़ता है। अब अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र समुद्र के किनारे बसा हुआ है, और जब समुद्र के किनारे है तो वहां पर बंदरगाह तो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, यानी कि वहां पर आयात निर्यात करने में किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं होगा। यानी कि दूसरा भौगोलिक दशा बंदरगाह हो गया। अब उसके बाद तीसरा शक्ति के साधन। आप लोग ध्यान रखिएगा, सूती वस्त्र उद्योग को चलाने के लिए शक्ति के साधन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया और विद्युत हो गया। यानी कि तीसरा जो है वह शक्ति का साधन है भौगोलिक दशा के रूप में। इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पूरे विस्तार से हम आपको बता दिए कि सूती वस्त्र उद्योग क्या है, सूती वस्त्र उद्योग कैसे स्थापित हुआ, कहां स्थापित हुआ, सर्वप्रथम किसने स्थापित किया, जिसका असफल रहा और जिसका सफल रहा, दोनों हम आपको बता दिए। और उसके बाद इसकी प्रमुख भौगोलिक दशा के बारे में बताए, जिसमें सबसे पहले हम आपको कच्चा माल बताए, दूसरा बंदरगाह बताए और तीसरा शक्ति के साधन बताए। यानी कि सूती वस्त्र उद्योग के बारे में आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। अब चलिए, यदि सूती वस्त्र उद्योग के बारे में समझ गए हैं तो हम आपको सीमेंट के बारे में बताते हैं कि भारत में सीमेंट उद्योग का वर्णन करें। तो सीमेंट उद्योग के बारे में भी उसी तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा जिस तरह से आप लोग सूती वस्त्र उद्योग के बारे में समझे, क्योंकि जितना ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन सूती वस्त्र उद्योग वाला है उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए सीमेंट उद्योग भी है। तो भारत में सीमेंट उद्योग किस तरह से है, इसकी प्रमुख भौगोलिक दशा कौन कौन सी है, इसके बारे में अब आप लोग ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि यह एक प्रकार का खनिज आधारित उद्योग है जिसका कच्चा माल चूना पत्थर होता है। जिस तरह से सूती कपड़ा बनाने के लिए कपास की आवश्यकता होती है, उसी तरह से सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर सीमेंट फैक्ट्री खोलना है तो पहले कच्चा माल के रूप में चूना पत्थर का बंदोबस्त कर लीजिए। यानी कि कच्चा माल क्या हो गया सीमेंट का, तो चूना पत्थर हो गया। इसके अलावा जिप्सम, एल्युमिनियम, कोयला भी शामिल है। यानी कि अगर आप सीमेंट बना रहे हैं तो आपको जिप्सम का भी जुगाड़ करना होगा, एल्युमिनियम का भी जुगाड़ करना होगा और कोयला का भी। ऐसे हम आपको बता दें कि जो सीमेंट बनता है वह 7 तत्वों को मिलाकर के बनाया जाता है। यानी कि 7 चीज आपको कच्चा माल के रूप में चाहिए, जिसमें प्रमुख रूप से आपको चूना पत्थर चाहिए, जिप्सम चाहिए, एल्युमिनियम चाहिए, कोयला चाहिए। सीमेंट उद्योग का जो पहला कारखाना भारत में स्थापित हुआ वह 1904 ईस्वी में चेन्नई के रानीपेट में स्थापित हुआ था। ऑब्जेक्टिव का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का पहला कारखाना भारत में कब और कहां स्थापित हुआ, तो 1904 ईस्वी में चेन्नई के रानीपेट में
स्थापित हुआ था, जो कि असफल रहा। जिस तरह से सूती वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में जो स्थापित हुआ वह असफल रहा, उसी तरह से सीमेंट उद्योग भी 1904 ईस्वी में जो चेन्नई के रानीपेट में स्थापित हुआ वह असफल रहा। जबकि विश्व में सबसे पहले सीमेंट का आविष्कार 1824 ईस्वी में जोसेफ स्टीफेन के द्वारा ब्रिटेन के पोर्टलैंड स्थान पर स्थापित किया गया था। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि विश्व में सबसे पहले सीमेंट का आविष्कार किसने किया और इसका सबसे पहला जो कारखाना था वह कहां स्थापित हुआ, तो 1824 ईस्वी में जोसेफ स्टीफेन के द्वारा ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। अब सीमेंट उद्योग को भवन निर्माण का प्रथम सामग्री माना जाता है, यानी कि अगर आपको घर बनाना है तो सबसे पहले सीमेंट चाहिए। अगर मिट्टी का घर नहीं बनाना चाह रहे हैं, अगर कंक्रीट का घर बनाना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले सीमेंट का आवश्यकता होगा। यानी कि सीमेंट उद्योग को भवन निर्माण का प्रथम सामग्री माना जाता है। इसके अलावा बड़े बड़े अगर पुल का निर्माण कर रहे हैं, बांध का निर्माण कर रहे हैं, तो इसमें सीमेंट जो होता है वह निर्माण में सहायक साबित होता है। यह कैल्शियम, सिलिकेट और एल्युमिनियम का यौगिक होता है। अभी हम आपको बताएं कि सीमेंट 7 तत्वों से मिल करके बनाया जाता है, जिसमें सबसे पहले चूना पत्थर तो होता ही है, उसके अलावा कैल्शियम हो गया, सिलिकेट हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इस प्रकार से 7 यौगिक होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सीमेंट उद्योग के बारे में हम आपको विस्तार से बता दिए। अब हम आपको इसके उत्पादक क्षेत्र के बारे में बताते हैं, यानी कि सीमेंट का उत्पादन ज़्यादा कहाँ कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले राजस्थान, ध्यान रखिएगा, दूसरा झारखंड, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा आंध्र प्रदेश, पांचवा कर्नाटक इत्यादि। यानी कि यह ऐसे जगह हैं जहां पर सीमेंट सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि सीमेंट के बारे में और सीमेंट के उत्पादक क्षेत्र के बारे में आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सीमेंट के भौगोलिक दशा कौन कौन सी है, तो सेम वही चीज़ हो जाएगा कि सबसे पहले कच्चा माल चाहिए, दूसरा शक्ति के साधन चाहिए, तीसरा आयात निर्यात की सुविधा चाहिए। यानी कि इसमें भी कच्चा माल के रूप में उसी चीज को हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि सीमेंट के बारे में भी आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। और आज जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताए, इसमें से हर हाल में लघु में एक क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय में एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। हम आपको इस बात का 100% गारंटी देते हैं, क्योंकि सीमेंट के बारे में बताए और जो सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बताए, इसमें से 2 में से एक क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में हर हाल में रहेगा और लघु उत्तरीय में जो क्वेश्चन बताए उसमें से भी एक क्वेश्चन रहेगा। तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से समझ गए होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास था। तो चलिए, यदि आप लोग इस वीडियो को समझ गए हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसके आगे हम आपको अगले क्लास में बताएंगे और अगले क्लास में आपका यह चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अगला चैप्टर देखना चाहते हैं तो इसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम अगला चैप्टर डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं, अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, तो शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।